नमस्कार। आओ सर। क्या किसकी खबर? मैं ऑनलाइन कुकी मार रहे थे लोग हटावा है अपना नाम लोग अपना तो चल रहे थे लोगों लोग नाम शेयर किया कि जो सॉफ्टवेयर तेरा खरीदा होता है ये पेड है कि वो वैसे ले रखा है ऐसे लाइव चला रखी तूने वीडियो छोड़ दी मैंने पैसा में आज छोड़ रहा है ठीक है कितने अमीर आदमी है इतनी कंपनी तो सब परेशान हो तो रिजल्ट तो भी ले रहे हैं रिजल्ट क्या है ये दादी आप चला दादा आप चला ना मुंह गरीब थी है ले जा बंदे नहीं नहीं केक ना बनाने के लिए पड़ी अब तो रजनीश पे है मुझे गर्मी होने की स्वेटर रखी मुझे गर्मी होने लगी कितना है कितना है कितना और सभा क्या है, जन आक्रोश रैली की तिथि का निर्धारण किया गया था। जैसे बलराम ने बताया, जन आक्रोश रैली जो कांग्रेस पार्टी की प्रदेश के कोने कोने में चल रही, लेकिन ये जन आक्रोश रैली नहीं है। ये आज चुनाव के बिगुल बजने के बाद लोकसभा चुनाव की भी और हरियाणा की राजनीति में परिवर्तन की नींव रखने का काम आज आपने यहां पर आके किया, मैं कहना चाहता हूं। और ये आपकी शक्ति, ये आपकी शक्ति है। मैं नमन करता हूं महम की इस तपोभूमि को, इस वीर भूमि को। मैं आप सबको महम अपनी तरफ से मैं नमन करता हूं और इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे गर्व है कि मैं आपका बच्चा हूं, मुझे इस बात का गर्व है। यह हो सकता है कि ये सही बात है, सांगी गांव मेरी जन्मभूमि है, लेकिन ये महम मेरी कर्म भूमि है। इस बात का मुझे गर्व है और मुझे आप पे गर्व है कि ये वो महम है जिसने जब अपनी शक्ति को पहचाना है तो देश की और प्रदेश की राजनीति को मोड़ने का काम किया है, दिशा देने का काम किया। ये वो महम है। चाहे वो 90 की बात हो, जब आपने देश की राजनीति को दिशा दी, और चाहे वो 91 का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव, जिसमें महम की जब लीड आई थी तो ऐसी लीड आई थी, ऐसी नींव आपने रखी कि आने वाले समय में हरियाणा के अंदर परिवर्तन हुआ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के माध्यम से हरियाणा आगे बढ़ा, आपकी सरकार बनी, आपके स्वाभिमान
की जीत हुई, उसकी नींव भी अगर रखी गई थी तो 91, 90 और 91 देश की और प्रदेश की राजनीति को दिशा देने का काम आपने किया था। आज मैं कहना चाहता हूं, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपको अपनी शक्ति का एहसास कराना चाहता हूं, और मैं ये आपसे उम्मीद रखता हूं, आपसे भरोसा रखता हूं कि जैसे तब बीबीसी से खबर आती थी, सारे अखबारों में खबर छपती थी कि मुहिम ने दिशा दे दी, ये आज आपकी शक्ति है। 25 मई को वोट पड़ेगी और जब जून में गिनती हो तो ये मैं आपसे उम्मीद और भरोसा रखता हूं कि खबर आएगी, अकेले एक हलके ने, मुहिम ने सबसे ज्यादा साथ देने का काम किया। ये आपने कहा, ये शक्ति है आपके पास। आप इस शक्ति को अगर पहचान गए तो लोकसभा चुनाव में जीत से और हरियाणा में बदलाव से कोई ताकत नहीं रुक पाएगी, अगर आप अपनी शक्ति को पहचानें। आज हरियाणा में बदलाव क्यों जरूरी है? क्योंकि 10 साल की ये सरकार आपने देख ली, बीजेपी की सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार, 10 साल से इस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया। जो प्रदेश देश में 2014 से पहले, जब आपकी सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हुड्डा साहब के नेतृत्व में, जो प्रदेश देश में विकास में सबसे आगे माना जाता था, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, खिलाड़ियों के सम्मान, आपसी भाईचारे, आपसी खुशहाली, अमन चैन शांति में, किसान की और गरीब की हितकारी नीतियों में, विकास दर में देश में नंबर 1 पे हरियाणा था। सबसे आगे के राज्यों में हमारी गिनती होती थी। 14 में भाजपा को मौका मिला, आपने सोचा शायद अच्छे दिन ये लाइन, अच्छे दिनों का नारा है, लेकिन आज 10 साल के बाद वही प्रदेश विकास में तो 17वें नंबर पे पहुंच गया, लेकिन देश में बेरोजगारी में आज नंबर 1 बना दिया। हर घर में एक नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगारों की फौज हरियाणा के अंदर। दिल्ली के 3 तरफ बसा हुआ हरियाणा, जो रोजगार में सबसे आगे होना चाहिए था, जो बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, कानून व्यवस्था की विफलता में नंबर 1, हर वर्ग पे अत्याचार में देश में नंबर 1, सरकार के अहंकार में देश में नंबर 1। कोई एक प्रदेश का ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहां सरकार से अपने जायज हकों के लिए हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा हो और हर वर्ग का तिरस्कार सरकार ने किया हो। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आए, उन पे लाठीचार्ज, सरपंच, मेंबर, जिला परिषद के सदस्य अपने अधिकारों के लिए आए, उन पे लाठीचार्ज, मनरेगा का मजदूर अपने मानदेय के लिए आए, उस पर लाठीचार्ज, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, चौकीदार करनाल में पहुंचे, उन पे लाठीचार्ज, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी अपनी मांगों के लिए गई, उन पे लाठीचार्ज, किसान 1.25 साल तक किसान आंदोलन में पूरे देश में अगर एक प्रदेश के अंदर बार बार लाठीचार्ज हुआ, बार बार आंसू गैस के गोले छोड़े गए, किसान पे हर तरह का किसान का अपमान हुआ, 750 शव इन धरनों से वापस आए, लेकिन सत्ता में बैठी सरकार ने किसी के घर जाकर आंसू पोंछने की बात तो दूर थी, सहानुभूति के 10 शब्द भी नहीं कहे, लेकिन तिरस्कार के शब्द किए। तो उस प्रदेश का नाम हरियाणा। महिलाओं की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन ये वो प्रदेश ने ऐसा भी उदाहरण बनाया इन 10 साल में, जब हमारी बहन बेटियां अपने लिए न्याय मांग रही थी, वो कुछ और नहीं मांग रही थी, कह रही थी कि हमें न्याय मिले। ये वो सरकार है जिस सरकार ने एक सत्ता में बैठे किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि आपको न्याय मिलेगा, जायज कार्रवाई होगी, जो कोई दोषी होगा उस पर सजा होगी, आपको न्याय मिलेगा। दिल्ली की सड़कों पे, जंतर मंतर पे हमारी बेटियों को जब घसीटा जा रहा था तो मूक दर्शक बनी हुई थी बीजेपी जेजेपी की सरकार और उनके सारे प्रतिनिधि। महिलाओं का तिरस्कार हुआ तो हरियाणा में, और जब चंडीगढ़ के अंदर विधानसभा में जब बात उठाई गई कि एक संदीप सिंह मंत्री है खेल विभाग के, उन्हीं के महकमे की एक हमारी बेटी जो कोच है, उनके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा है, दुर्व्यवहार का आरोप लगा है,
जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो जनता कहां जाए? क्या कसूर था उन बेटियों को जिनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया, और क्या कसूर था उस बेटी का जिसने, और जब ये आरोप लगा और चंडीगढ़ की विधानसभा में खड़े होकर हुड्डा साहब ने कहा कि उसका इस्तीफा होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, भाज वो नहीं बोल रहे थे, बीजेपी का घमंड बोल रहा था। उन्होंने कहा संदीप सिंह मंत्री है, मंत्री रहेगा, मंत्री रहेगा। और आज मैं भी महम में कहना चाहता हूं, बीजेपी का ये घमंड टूटेगा, टूटेगा, टूटेगा। ये घमंड टूटेगा। हर वर्ग का तिरस्कार किया, हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया, गरीब सारी योजनाएं बंद कर दी। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, किसी गांव में कोई प्लॉट मिला हो गरीब आदमी को, कोई मकान आया हो गरीब आदमी का? कार्ड कट गए, कार्ड बने भी तो राशन आए नहीं। गरीब आदमी का तिरस्कार, नौजवान का तिरस्कार नारा था। पहचान हरियाणा की बदलने की बात करी इन्होंने। हरियाणा की पहचान थी जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी का वो नारा जिसकी गूंज हरियाणा के गांव गांव कोने कोने में सुनाई देती थी। ना तो जय किसान छोड़ा, किसान आंदोलन में इतना बड़ा तिरस्कार कैसे भूल जाए उन 750 एक एक परिवार के पास। परिवार के घर में मैं गया, किसी का बूढ़ा बाप था तो किसी का बेटा था। भालू बैठा है। जब पहला किसान वापस आया बॉर्डर से, बड़ौदा के गांव में 3 बेटियां थी। बड़ौदा गांव का एक ऐसा किसान था, 3 बेटियां थी, 1 एकड़ 1 किले का जमींदार था। कैसे उनकी कैसे शिक्षा होगी, कैसे उनकी आगे ब्याह शादी होगी। धरने जब वापिस आए, जय जवान जय किसान था, ना तो जय किसान छोड़ा और ना जय जवान छोड़ा। अग्निपथ योजना ले आए, 4 साल में फौज से वापस बिना पेंशन के वापस आ जाओ। और उसके ऊपर तिरस्कार ऐसा कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव का बयान आया कैलाश विजयवर्गीय का, जब हमने कहा कि 4 साल में बिना पेंशन के वापस आ जाएगा तो कहां रोजगार मिलेगा। तो कहा कि बीजेपी के बड़े आलीशान हम दफ्तर खोल रहे हैं, इन दफ्तरों के बाहर चौकीदार का काम करने के लिए काम आएगा। ये तिरस्कार, ये घमंड तोड़ने का समय आ गया। जय जवान जय किसान नारा बदल दिया, पहचान बदल दी। ना जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा। ऐसा मेरा हरियाणा था। दूसरा नारा था दूध दही का खाना, ऐसा था मेरा हरियाणा। अब नशे में नंबर 1 हरियाणा बन गया। खिलाड़ियों का तिरस्कार, न खेल की तरफ न फौज की तरफ। गांव के स्टेडियम जहां सुबह रेस के लिए, दंड बैठक करने के लिए जहां पर होड़ लगती थी वो खाली हो गए। वो कोचिंग सेंटर खाली हो गए जहां कोचिंग लेकर फौज में जाता था, सीआरपीएफ बीएसए में जाता था। और हरियाणा के अंदर ना जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा और ना जय संविधान छोड़ा। संविधान भी नहीं छोड़ा। संविधान को कुचलने के लिए कदम बढ़ाए। संवैधानिक अधिकार हर वर्ग के छीनने का काम ये सरकार कर रही है। सरकारी पद समाप्त कर दिए गए। 18 लाख पद केंद्र सरकार के और 2 लाख पद हरियाणा सरकार के समाप्त कर दिए गए। और जो भर्ती हुई उनमें या तो हरियाणा के बाहर के कोई पक्की भर्ती हुई और उसके बाद बचे कुछ ही जो नौकरी है वो कौशल निगम के माध्यम से कच्ची भर्ती, जैसे अग्निपथ के माध्यम से कच्ची भर्ती। नारा दे दिया। अभी एक बीजेपी के सांसद का बयान आया कर्नाटक से, जो लोकसभा में मेरे साथी रहे हैं और इस बार भी लोकसभा में हैं, आनंद हेगड़े। उनका बयान आया कि 400 पार का नारा इसीलिए दिया हमने कि हम संविधान को बहुमत मिलते ही संविधान को हम तोड़ने का काम करेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, आप मेरे साथी रहे हो, आपको दोबारा मिलेंगे लोकसभा में, अगर मौका मिलेगा आपको मिलेंगे। ये संविधान हमारे देश के महापुरुषों ने बड़े पुरुषार्थ करके संविधान, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, संविधान की रचना हुई।
ये वही संविधान है जिसमें बाबा साहब के नेतृत्व में इस संविधान, जिसमें मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह जी के भी दस्तखत हैं। आपको मैं चुनौती देता हूं, पूरी भाजपा को, इस संविधान को 1 इंच भी हम हिलने नहीं देंगे। मैं आज आपको चुनौती देना चाहता हूं भाजपा को। ना जय संविधान, ना जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा, ना जय संविधान छोड़ा, ना जय नौजवान छोड़ा। इसीलिए राज्यसभा में जब आपने देखा होगा अंतिम दिन, जब अंतिम भाषण अभी आखिरी 1 महीने पहले जब सदन हुआ, तो प्रधानमंत्री जी और सारी बीजेपी के सामने मैंने एक ही नारा दिया था। मैंने यही कहा था कि भाजपा वालों कान खोल के सुन लो, जय जवान, जय किसान, जय संविधान और जय नौजवान। मैं इस नारे की जीत होगी। तो आज इसकी लड़ाई है, हरियाणा को बचाने की भी लड़ाई है, और भाई संविधान को बचाने की लड़ाई, लोकतंत्र को बचाने की भी लड़ाई है। लोकतंत्र का कैसे गला घोटा जाता है उसका नजारा आपके बेटे ने पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में अपनी आंखों से देख लिया था। आपने भी उसका नजारा चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में देख लिया होगा कि लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता है। ये लोकतंत्र को भी बचाने की लड़ाई है। तो भाई मैं ये एक बात कहना चाहता हूं, इनके निशाने पे ये सीट है, रोहतक की सीट इनके निशाने पे है। अभी इनके अध्यक्ष आए थे, जो अभी जिनको बदल के इनके मुख्यमंत्री हरियाणा बनने का अवसर मिला है, उन्होंने कहा कि 9 सीटों की जीत हमारी एक तरफ होगी, रोहतक की एक इनका नतीजा एक तरफ होगा। अभी झज्जर में उनका एक स्टेटमेंट कुछ दिन पहले आया था। रोहतक निशाने पे है, रोहतक निशाने पे नहीं है, आप लोग निशाने पे हो, मैं निशाने पे हूं। पिछली बार भी मैं निशाने पे था। और वो क्यों? क्योंकि अपनी शक्ति को आप पहचानना, ये जो सीट है इसका नतीजा केवल एक सांसद बताने का नतीजा नहीं होगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, यहां से जो नतीजा आएगा आपके आशीर्वाद से, यहां से जब कांग्रेस जीतेगी, जब आपका मुझे आशीर्वाद मिलेगा, तो वो एक सांसद बनाने का ही काम नहीं करेगा, हरियाणा में आपकी अगली सरकार में वो नतीजा बनाने का काम करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और ये इनको भी पता है, इनको भी पता है, इसीलिए हम निशाने पे हैं। और इनके निशाने पे तो हो सकते हैं, और ये शातिर ताकते हैं, इनके पास बहुत कुछ है, इनके पास असीम धनबल है। ठीक कह रहे थे अभी दांगी साहब कि जो ये खुलासा हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड का, नारा भाजपा का सामने आ गया, संगठित भ्रष्टाचार ऐसा। नारा भाजपा का क्या आया? जो देगा हमें चंदा उसको देंगे हम धंधा, जो देगा चंदा उसको देंगे धंधा, और कोई अगर नहीं दे सका चंदा तो उसको देंगे ईडी का डंडा। ये भाजपा का नारा है। असीम धनबल, पूरे प्रदेश में, रोहतक में एक कोई अस्पताल, एक कॉलेज, कोई एक संस्था बनाई नहीं, लेकिन अपने आलीशान दफ्तर बनवा लिए। इतना पैसा है तो उन दफ्तरों के साथ उस पैसे से एक आधा स्कूल कॉलेज भी खोल देते। 10 साल हम इंतजार करते रहे। तो इनके पास आपको निशाने पे लिया जाएगा, मुझे निशाने पे लिया जाएगा, और निशाने में लेकर इनके पास धनबल है, इनके पास मीडिया बल है, इनके पास सत्ता बल है, इनके पास दिल्ली में, चंडीगढ़ में सरकारें हैं, इनके पास सरकारी तंत्र बल है, इनके पास षड्यंत्र बल है। मगर इनसे मुकाबला करने के लिए हमारे पास कुछ है, तो आपका आशीर्वाद है, आपके दिया हुआ हौसला है, उसमें कमी मत छोड़ना, उसमें कमी मत छोड़ना। उसमें मैं सभी अपने मैम के 36 बिरादरी के परिवार से पूछना चाहता हूं, उस आशीर्वाद में आप कमी तो नहीं छोड़ोगे? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। मेरा इतना ही कसूर है जो मुझे निशाने पे लेते हैं कि इन्होंने षड्यंत्र करके मुझे हराने का काम जरूर किया होगा, मैं इनके निशाने पे जरूर रहा हूंगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। 10 साल सत्ता में भी एक दिन मैंने अपना घर नहीं देखा, और जब मैं विपक्ष में भी रहा तो जहां जरूरत आई, कहीं किसान आंदोलन में जरूरत आई तो कहीं खिलाड़ियों की जरूरत आई, कहीं अपनी बेटियों को जरूरत आई तो कहीं गरीब आदमी को जरूरत आई,
मैंने अपना घर विपक्ष में भी नहीं देखा, मेरा इतना ही कसूर है। इसीलिए हम इनके निशाने पे। और आपने देखा होगा अभी 3 दिन पहले दुष्यंत चौटाला का बयान आया। हिसार में ये वही दुष्यंत चौटाला है जिसने पिछली बार बयान दिया था, अब की बार बीजेपी को करो जमुना पार। यही बयान था कि नहीं था? मैं पूछना चाहता हूं। राजनीति में नैतिकता की भी जगह होनी चाहिए, ईमानदारी की भी जगह होनी चाहिए। आज मैं कुछ कहूं और करूं कुछ और, तो राजनीति से कैसे लोगों का विश्वास रहेगा? बीजेपी ने नारा दिया था, खट्टर साहब ने नारा दिया था, जिनको बदल दिया बीजेपी ने। अपनी विफलता का ठीकरा फोड़ दिया। केवल चेहरे बदलने से काम नहीं चलेगा। 10 साल तक भाजपा के अहंकार ने जो हरियाणा का इतना नुकसान कर दिया, लोग बदलेंगे। अब आप क्या बदलोगे भाजपा वालों? आप क्या चेहरे बदलोगे? अब हरियाणा के लोग सरकार बदलेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं। खट्टर साहब ने नारा दिया था पिछली बार, अब की बार बीजेपी जाएगी 75 पार। लेकिन पिछली बार ही लोग इतने दुखी थे भाजपा से कि बीजेपी को 40 पे रोक दिया, उस नारे की हवा निकाल दी। सारे मंत्री हार गए थे पिछली बार, 14 में से 12 मंत्री विधानसभा नहीं पहुंच पाए थे। इस बीच दुष्यंत ने नारा दिया, बीजेपी को करो जमुना पार। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए थे पक्के यार। पक्के यार बन गए थे और चंडीगढ़ में बना दी थी ऐसी भ्रष्ट सरकार, केवल भ्रष्टाचार, डबल इंजन से प्रदेश को लूटा। 5 साल कोई काम नहीं किया। जनता ने किया हाहाकार। हरियाणा का भट्टा बिठाने के बाद 5 साल के बाद, और आपको याद होगा जो हुआ, मुझे उसकी जानकारी 6 महीने पहले मिली थी सिरसा की रैली में। आज से 4 महीने पहले लाखों लोग थे सिरसा में। सिरसा की रैली में मैंने ये कहा था, कांग्रेस पार्टी की रैली में लाखों लोगों के बीच में, लाखों लोग उस बात की गवाही देंगे। मैंने कह दिया था इनमें अघोषित समझौता तोड़ने का हो गया है। इनका अगला समझौता है समझौता तोड़ने का। समझौता तोड़ेंगे और लोकसभा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के इशारे पे बीजेपी इनेलो से और जजपा से कैंडिडेट खड़े करवाएगी, ताकि हरियाणा में जो परिवर्तन तय है उसको रोकने के लिए एक चक्रव्यूह रचा जाए। सिरसा के लोगों ने वो बात समझ ली थी और हाथ खड़े करके कहा था उस चक्रव्यूह को तोड़ने का हम काम करेंगे। उस चक्रव्यूह को आपने भी देखा और उसके बाद आपने देखा कि क्या बहाना लेके तोड़ा। समझौता कौन सा बहाना लेके तोड़ा इन्होंने? बहाना लिया, दुष्यंत चौटाला ने 3 दिन पहले कहा कि मुझे बुलाया जेपी नड्डा जी ने, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और कहा कि हम रोहतक की सीट तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं। यही कहा कि रोहतक, यही कहा कि भाई दुष्यंत रोहतक की सीट आपके लिए छोड़ रहे हैं। और दुष्यंत ने कहा कि फिर हमने जब ये बात आई तो दुष्यंत चौटाला ने वापस जाके कहा कि भाई हम अगर रोहतक की आप छोड़ते हो तो हम गठबंधन ही छोड़ते हैं। यही बात है ना, बोला हम गठबंधन छोड़ते हैं। मैं बताना चाहता हूं इनको, ये वो रोहतक है जिसने देश की राजनीति को दिशा देने का, प्रदेश की राजनीति को दिशा देने का काम किया है। बीजेपी रोहतक छोड़ रही है जेजेपी के लिए, और जेजेपी रोहतक के नाम से गठबंधन छोड़ रही है, मगर रोहतक के 36 बिरादरी के अपने लोगों के आशीर्वाद को दीपेंद्र आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं इनसे, आखिरी सांस तक सत्ता आएगी जाएगी, सरकार होगी या विपक्ष होगा, लेकिन आखिरी सांस तक अपने किसी भाई के कुछ काम आ पाऊंगा तो अपनी जान लड़ा दूंगा। ये वो रोहतक है, इसको आप छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो भाई लड़ाई लड़नी है, प्रदेश को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। हरियाणा में दोबारा से विकास के उस दौर को लड़ाई लड़नी है। हरियाणा दोबारा से विकास का पहिया दोबारा घूमे। हरियाणा में जो हमारा एयरपोर्ट छिन गया, वहां एयरपोर्ट बने। जहां रेल कोच फैक्ट्री चली गई वहां रेल कोच फैक्ट्री आए। विकास, जो मेट्रो का आखिरी खंभा बहादुरगढ़ तक रुका हुआ है, वो मेट्रो आगे बढ़कर रोहतक तक पहुंचे। पूरे प्रदेश के कोने कोने में उसी रफ्तार से विकास हो, आपस में प्रेम प्यार खुशहाली भाईचारे के साथ हरियाणा देश में आगे जाए और ये इलाका भी खुशहाल हो। ये लड़ाई हमारी है
और इस लड़ाई के लिए परिवर्तन हरियाणा में लाना होगा। और उस परिवर्तन के लिए रोहतक लोकसभा सीट में आपका आशीर्वाद और आपका पूरा साथ। मैं आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं, जोश के साथ होश अनुशासन से हमें ये चुनाव लड़ना है। कहीं मैं पहुंचूंगा, सबके पास नहीं पहुंच पाऊंगा, कहीं मैं पहुंचूंगा, कहीं आपको पहुंचना है। किसी के हाथ मैं जोड़ूंगा तो किसी के आपको जोड़ना है। मिलजुल के सबको साथ मिलकर ये चुनाव लड़ना है। इनके पास शक्तियां हो सकती हैं, मगर इनके पास जो शातिर नकारा शक्तियां हैं, हमारे पास सच्चाई की और अपनी मेहनत की हमारे पास ऐसी शक्ति है जिसका कोई काट इनके को नाम आज मिल रहा ना इनको मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें 2 महीने का इलेक्शन हरियाणा से कितना ये डरे हुए हैं, आप अंदाजा लगाओ। चेहरे भी बदल दिए, सरकार भी बदल दी और चुनाव की तारीख भी बदल दी। हरियाणा का चुनाव कितना आखिर में करा रहे हैं। तो भाई 2 महीने का समय, इन 2 महीनों में मैं आपसे हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं, आपके इस बच्चे को इन 2 महीने में आप संभालोगे कि नहीं संभालोगे? मैं ये आपसे मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज की जो भाई आज के चुनाव का बिगुल जो बजा यहां से महम से, उसकी सफल और इस रिकॉर्ड तोड़ जन आक्रोश रैली के लिए अपने भाई बलराम को विशेष तौर से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। यहां आपकी जो मेहनत है मैं देख रहा हूं और आपका जो ये आशीर्वाद है जो आज आपने मुझे दिया है, मैं आखिर में यही विश्वास दिलाते हुए ये आशीर्वाद रंग लेके आएगा। आपके नतीजे की गूंज दिल्ली भी जाएगी और चंडीगढ़ में ये आशीर्वाद आपकी सरकार लेके आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीपेंद्र जी। अब मैं निवेदन करूंगा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी से, वो आए और आप लोगों को संबोधित करें। चौधरी उदय भान जी। जन जन के आशा और विश्वास के प्रतीक हरियाणा प्रदेश के सर्वप्रिय लोकप्रिय नेता, हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश का उज्जवल भविष्य, चमकता हुआ सितारा, युवाओं के दिलों की धड़कन, आपके बहुत ही सुख दुख के साथी, राज्यसभा के सदस्य आदरणीय भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व स्पीकर चौधरी रघुवीर सिंह कादियान जी, बहन गीता भुक्कल जी, बहन शकुंतला खटक जी, हमारे रोहतक से विधायक भारत भूषण बत्रा जी, विधायक श्री बलबीर सिंह वाल्मीकि जी, इंदुराज नरवाल जी, सुभाष गांगुली जी, और इस महम की आन बान शान बहुत ही आपके जनप्रिय और जुझारू नेता, जिन्होंने इस महम का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया, आपके परिश्रम पर, आपके दम पर, आदरणीय चौधरी आनंद सिंह डांगी जी, हमारे बीच उपस्थित पूर्व मंत्री श्री सुभाष गोयल जी, संत कुमार जी, परमिंदर सिंह ढुल जी, प्रोफेसर राम भगत जी, सुखबीर फरमाना जी, चक्रवर्ती शर्मा जी, प्रोफेसर वीरेंद्र जी, और आज की इस शानदार रैली के आयोजक, आपके हर सुख दुख में रहने वाले आदरणीय भाई बलराम डांगी जी, आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश रिटायर्ड आईएएस जी, भाई जस्सी पेटवार जी, मंच पर बैठे वाले सभी साथीगण, इस विशाल रैली में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता बहनों, बच्चों,
बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं। मेरे बाद में मैं बहुत कम समय लूंगा, फिर हुड्डा साहब भी, क्योंकि आगे भी हमें रैली में जाना है। मैं तो आपको सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा आदरणीय श्री आनंद सिंह डांगी जी को कि उन्होंने जो अपना उत्तराधिकारी के रूप में जो अजीज जो बलराम डांगी को हमें पार्टी को दिया है, और उसने जिस तरह से बहुत शानदार ये रैली का आयोजन किया, मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका बहुत इस्तकबाल करता हूं। और ये जिस तरह से मेरे से पहले हमारे एमपी साहब ने कहा, ये जन आक्रोश रैली का जो कार्यक्रम जो चल रहा था पूरे हरियाणा प्रदेश के हर विधानसभा में, आज इस मुहिम की ऐतिहासिक भूमि पर यह जन आक्रोश रैली और चुनाव की रैली में परिवर्तित हो चुकी है, और यहां से बिगुल बच चुका है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए केंद्र से भी और राज्य से भी इस भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने का समय आ गया है। साथियों, आज फैसले की घड़ी है। आप लोग पहले धोखा खा चुके हैं। जिस तरह से भाई दीपेंद्र को बेईमानी के साथ हराया गया था, यह सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीट है, और सारी ताकतें यहां दीपेंद्र जी को हराने के लिए हर कीमत में ये जो भाजपा सरकार केंद्र तक यहां पर पूरा जोर लगाने का काम करेगी। ये आप लोगों से भी मेरा ये अनुरोध और प्रार्थना है, हमारे जो साथी जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जो बहुत ज्यादा विश्वास के साथ भर जाते हैं, जो जाके कहते हैं कि हम तो इतने वोटों से जीत रहे हैं, इतने वोटों से जीत रहे हैं, उसमें धोखा भी खा जाते हैं। एक एक सीट को आपने किला बना करके उस बूथ की रखवाली करने का काम आपने करना है, और जब तक वोट पड़े, जब तक बूथ पर मजबूती से रहोगे, तब आपको जीत हासिल होगी। और जो ऐतिहासिक जीत, जो रोहतक की जो जीत मिलनी है, उसकी शुरुआत भी महम की धरती से होनी है। वो ऐतिहासिक जो जीत है, वो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की तकदीर लिखेगी, और आपका मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर बनेगा, आपके अनुरूप बनेगा। तो मैं आपसे अनुरोध और प्रार्थना करूंगा कि इन जुमलेबाजों को सबक सिखाने का समय आ गया है। जो कहते थे कि हम एमएसपी देंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमेगा, हम जमुना गंगा को हम साफ करने का काम करेंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 35 रुपए लीटर हम डीजल देने का काम करेंगे, 250 रुपए हम गैस का सिलेंडर देने का काम करेंगे। इन जुमलेबाजों से सतर्क रहने का जरूरत है। ये झूठे लोग हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहा है वो करके दिखाया है। आज राहुल गांधी और हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने जो किसान न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय और साथ में श्रमिक न्याय, जिस तरह से गारंटियां दी हैं इस देश में, जो एमएसपी की गारंटी, आपको पता होना चाहिए कि जब छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तो हुड्डा साहब की अध्यक्षता में एमएसपी पर कमेटी बनी थी, और उस कमेटी में यह फैसला लिया था कि जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, सारे हिंदुस्तान में स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करते हुए C2+50 के आधार पर किसानों को एमएसपी देने का काम किया जाएगा। यह फैसला हुड्डा जी ने जो वहां पर रायपुर में रखा था, उसी दिन फैसला हो गया था, और उसी में हुड्डा जी ने कहा था ना केवल एमएसपी बल्कि किसान को ऋण मुक्त से ऋण माफी से ऋण मुक्ति तक, कर्जा माफी से कर्जा मुक्ति तक के लिए हम किसान को पहुंचाने का काम करेंगे। आज राहुल जी ने जो कहा है कि हमारे युवा को न्याय देने के लिए 30 लाख नौकरियां जो पढ़ी हैं उनके लिए, जो पढ़े लिखे, जो ग्रेजुएट हैं, जो डिप्लोमा होल्डर हैं, उनको 1 लाख रुपए साल का स्टाइपेंड देकर के उनको प्रशिक्षित करने के लिए
5,000 करोड़ का जो उनके लिए अलग से रखा है कि स्टार्टअप योजना को लागू करने के लिए युवाओं को जिस तरह से आपने देखना है, इन लोगों ने जो मजाक उड़ाया, जो अग्निवीर योजना ला करके उनको पक्की भर्ती करने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी करेगी। ये आपने सोचना है कि ये कच्ची नौकरी देने वाले और पक्की नौकरी देने वाले में, अग्निवीर में झोंकने वाले हमारे नौजवानों को हमारे चाइना बॉर्डर पर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर जान का जोखिम लेने वाले ये लोग कैसे हैं और कांग्रेस पार्टी की नीतियां किस प्रकार से करती हैं। कांग्रेस पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि हमारी सरकार आने पर महिला आरक्षण, इन्होंने तो जुमला किया, महिला आरक्षण कांग्रेस की सरकार आने पर हम लागू करेंगे। कांग्रेस पार्टी का यह भी फैसला है कि जो महिला 18 साल से ज्यादा है और जो महिला गरीब है, हर एक के खाते में 1 साल का 1 लाख रुपया उसके खाते में उसके घर पे पहुंचाने का काम करेंगे। हमारा यह भी फैसला है कि हमारी पार्टी सत्ता में आने पे जो आशा वर्कर, जो आंगनवाड़ी वर्कर, जो मिड डे मील वर्कर हैं, उनका जो तनख्वाह है उनकी डबल करने का काम हमारी पार्टी की सरकार करेगी। तो महिलाओं के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे श्रमिकों के लिए जो कम से कम मिनिमम वेजेस 400 रुपए करने का काम किया, इस तरह से हर वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी ने योजना बनाई है। ये लोग, झूठे लोग, आज इनसे पूछे जब आए, बताएं कि हुड्डा साहब ने 81.5 किलोमीटर की मेट्रो लाइन बिछाई, क्या तुमने 1 इंच भी बढ़ाई है? हुड्डा साहब ने 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके 4 बड़े बिजली के कारखाने लगाए, क्या इन्होंने 1 भी यूनिट किया है? हुड्डा साहब के समय में 4 रेल की लाइन मंजूर हुई जो आपके सामने भी है, क्या इन्होंने 1 भी नई रेल की लाइन मंजूर हुई? हुड्डा साहब ने 12 इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटियां बनाई, क्या इन्होंने 1 भी यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया? सवाए लोगों को जुमले देने के और झूठे करने के लिए। हुड्डा साहब के समय 70,000 करोड़ का कर्जा था जो आज 4,51,000 करोड़ पहुंच गया पूरे हरियाणा के अंदर। आज कोई बच्चा अपनी मां के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,000 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। हुड्डा साहब ने गरीबों के लिए 100-100 गज के प्लॉट, 200 लीटर पानी की टंकी, 11,000 सफाई कर्मचारी गांवों में और 14,000 सफाई कर्मचारी एक कलम से शहरों में भर्ती करने का काम किया था, एससी कमीशन करने का काम किया था, 22 लाख लोगों को वजीफा देने का काम किया था, जो सारी स्कीमें इस बीजेपी ने बंद कर दी हैं। आज सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हर किसान, मजदूर को, गरीब लोगों को, सबको एकजुट होकर के कांग्रेस के झंडे के नीचे इकट्ठा होकर के हुड्डा साहब को मजबूती प्रदान करने के लिए कांग्रेस को मजबूती प्रदान के लिए आपको एक साथ आना पड़ेगा और इन झूठे लोगों की सरकार को उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा। अंत में मैं एक बार पुनः, क्योंकि जल्दी है, कई बातें करनी थी, मैं आपसे ये आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और भाई बलराम डांगी का मैं दोबारा से मैं धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं जैसा आशीर्वाद आपने डांगी साहब पर रखा था, ऐसे बलराम पर भी आपका आशीर्वाद बना रहेगा। और आने वाले समय में मुझे ये विश्वास दिलाओ, आप दोनों हाथ खड़े करके दीपेंद्र हुड्डा जी को 1 लाख वोटों से महम से आप लीड दिलवा कर भेजोगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे, किसान व कमेरे के मसीहा, आपके बहुत ही आदरणीय हरियाणा के 36 बिरादरी के सर्वमान्य नेता, हरियाणा के पूर्व भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी से अनुरोध करूंगा, आए और आप लोगों को संबोधित करें और जयकारा लगाए हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, भाई दीपेंद्र हुड्डा की। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे माननीय चौधरी उदयभान जी, जिनका ओजस्वी भाषण आपने अभी सुना, और हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व विधायक मेरे बड़े भाई
डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी और राज्यसभा के सांसद हमारे अजीज दीपेंद्र जी और भाई हमारे दुख सुख के साथी, संघर्ष के साथी, बहादुर हमारे साथी भाई आनंद सिंह दांगी जी, वह आज के आयोजक हमारे अजीज बलराम दांगी जी, वह उपस्थित सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, वह सम्मानित मंच, उपस्थित महम से और आसपास से आए हुए सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों व साथियों, देखिए आप बहुत देर से बैठे हैं और मेरे पास भी बार बार टेलीफोन आ रहा है जहां मेरे को पहुंचना है, तो दांगी साहब ने कहा भी जरूर आना है, तो आज मैं आया हूं। पहले तो करूंगा बात हरियाणा की, फिर करूंगा अपनी और महम की बात, 5-7 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। देखो बातें तो जहां तक है सभी बता दी, पूर्व वक्ताओं ने, उदयवान जी ने, अजीज दीपेंद्र ने, दांगी साहब ने सारी महम के बारे में बता दी, सारी बातें आ गई आप। मेरे को तो दिल में एक टीस है भाई कि मेरा हरियाणा जो 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था, आज इनकी सरकार बनने के बाद 9.5 साल के बाद हम किस चीज में नंबर है भाई? नंबर 1 है। ये मैं नहीं कह रहा, सरकारी आंकड़े हैं ये। आज हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1, आज हरियाणा महंगाई में सबसे ऊपर है, आज हरियाणा अपराध में तो यहां तक पहुंच गया, एक सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है, सरकारी आंकड़े इकट्ठे करवाते हैं, उसमें कहा गया है कि हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं। और भाई खेल खिलाड़ियों को देख लिया आपने, खेल खिलाड़ियों को देख लिया, हमारी बेटियों को किस तरह, पहलवान बेटियों को जंतर मंतर में घसीटा गया। आज वो खेल नीति बदल दी गई, जो हरियाणा की पहचान थी, पहचान तो हरियाणा की 3 ही थी ना, जय जवान, जय किसान और जय पहलवान। वो पहलवानों के बाद देख लिया क्या किया, यही पहचान है हमारी। तो ये आज उस बात की मेरे को टीस है कि हम कहां से कहां पहुंच गए। तो आज समय है बदलाव का, आज करवट ले रहा है, चुनाव आ गया और ये कुदरती बात हुई कि आज जो है यहां जलसा था, कल चुनाव की तिथि डिक्लेयर की गई और आचार संहिता लग गई। बहुत बातें कह सकते, खैर लंबी बात नहीं कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं, ये बात आपसे आया, हम सरकार को बदलो। हरियाणा में सरकार कैसे बदलेगी? पहले पार्लियामेंट में कांग्रेस जिताओ, फिर हरियाणा में जिताओगे, जब तो बदलेगी सरकार। तो आपसे पूछ सकते हैं, या मैं की भूमि पे कह के जा रहा हूं और जो मैं कहता हूं कहते हैं वो करते हैं। आपसे पूछ सकते हैं, भाई अच्छा सरकार तो बदल जाएंगे, ये बताओ थारी सरकार आ गई तो क्या करोगे? तो मैं 5-6 बात कह के जा रहा हूं, और तो बातें बाद में आएगी हमारे घोषणा पत्र, लेकिन 5-6 बात के कह के जा रहा हूं, बाकी काफी कुछ उदयवान जी ने बता दिया। तो हमारी सरकार आएगी तो भाई क्या करेंगे हम? भाई हमारी सरकार आते ही जो बुजुर्गों की पेंशन है वो 6,000 रुपए महीना बुढ़े का और 6,000 रुपए महीना बुढ़िया का, घर में 12,000। सुनो और भाई एक जो है सबसे कष्ट की बात होती है, खेत का ट्यूबवेल का तो बिजली का बिल मैं कर गया था 10 पैसे यूनिट, लेकिन गरीब आदमी को बिजली का खर्चा बहुत परेशान करता है। तो भाई 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे हम 300 में। और ये हमारी
बहन बेटियां बैठी है भाई, आजकल कोई लाकड़ियां पे तो रोटी पोता नहीं, गैस का ले आए सिलेंडर जब हमारी सरकार थी तो 400 रुपए का भाव था, अब हो गया 1000 से ऊपर। लेकिन हमारी सरकार आ गई तो आज कह रहा हूं जैसे राजस्थान में कर दिया था ना, 500 रुपए से ज्यादा सिलेंडर की कीमत नहीं होगी। और इस सरकार ने, हरियाणा सरकार ने 2 लाख जो पक्की नौकरी खाली छोड़ रखी, लगाए नहीं, वो एक और बना रखा है कौशल रोजगार निगम, उसमें ना रिजर्वेशन, ना पक्की, ना पेंशन। इधर लाओ, अगले एक भी नहीं बात काट दो। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ की जा रही है, जो कर अग्निपथ है, कोई मतलब नहीं उसका। अरे पहले तो फौज में भर्ती होते क्या करता, थोड़ा भर्ती हो जाता, यूं था भाई अच्छी जगह जाएगा, बच्चे पढ़ेंगे, पेंशन आएगा, तो भर्ती होते सगाई आने लग जाती थी। ये बगने 21 साल से कम शादी ना हो, 18 साल का भर्ती होगा, 21 साल का 22 साल का घर आ जाएगा, तो कौन ब्याह करेगा भाई उसका, बताओ कौन रिश्ते लेके जाओगा। तो ये स्थिति इन्होंने कर दी। और भाई जो बैकवर्ड क्लास का क्रीमी लेयर जो हमारे समय में 6 लाख था, नहीं, इनने कर दिया उसको बढ़ा के, घटा दिया, 8 लाख से 6 लाख कर दिया। हमारा समय आएगी सरकार तो 10 लाख करें ताकि उनको फायदा भी हो, उनको फायदा हो। और जो ये एक बात कह रहा हूं, आपको याद होगा जब मैं 2005 में मेरे को मौका दिया आपने, तो उस टाइम यही हालात थे कानून व्यवस्था की, अपराध की। उस टाइम मैंने कहा था कि भाई या तो मुख्य धारा में आ जाओ अपराधी, नहीं हरियाणा छोड़ जाओ, छोड़ गए थे। आज कह जा रहा हूं, वहां बहन की भूमि पर अगर हमारी सरकार बन गई तो गुंडों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे, हमको बाहर करेंगे। और ये पोर्टल चला रखे हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अरे यही तो मंडी है, यही किसान है। जब फसल आ जाती थी तो भाई मंडी में सीधा आता, MSP लेकर आ जाता। ये बाट देखेगा कब नंबर आओगा, पोर्टल में नंबर आओगा। ये सब बेकार के पोर्टलों का हम खत्म करेंगे। किसान की कहते दुगनी आमदनी करेंगे। आमदनी का दुगनी करी, लागत कर दी। क्या भाव डीजल का था उस टाइम, क्या भाव खाद का था, क्या भाव आज कीटनाशक दवाइयों का है, लागत तो दुगनी कर दी, आमदनी कहां से दुगनी होगी। तो ये है भाई। और गरीब आदमी के 100-100 गज के प्लॉट दिए थे हमने, 4 लाख के करीब। एक किसी को मिला हो तो बता दो 9-9.5 साल में, तो भाई वो फिर 100-100 गज के प्लॉट देना शुरू करेंगे, हम वो लागू करेंगे हैं। हाँ। और कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन लागू स्कीम करेंगे कर्मचारियों के लिए। और गरीब आदमी में मकान बनाने का भी काम हम करेंगे भाई। और जो पीले कार्ड हैं इनका भी तमाशा कर रखा है इनने। हर गरीब आदमी का पीला कार्ड बनवाओगे, हर आदमी का जो है, ताकि सबको बड़ा लाभ हो। ये क्या इन्होंने तमाशा कर रखा है। और भाई खिलाड़ियों का पदक लाओ, पद पाओ, वो नीति चालू कराएंगे ताकि हमारे बच्चों का भविष्य बढ़े, आगे बढ़े, पक्की नौकरी दे। कर ये बातें हैं। लेकिन अब करूंगा मैं अपनी और आपकी बहन की बात। देखिए काफी कह दिया, अजीत दीपेंद्र ने भी कहा, दांगी साहब ने भी कहा, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती भाई। आज जो मैं यहां खड़ा हूं, मैं सांसद भी रहा, आपकी सेवा का मौका भी मिला। अगर मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं तो मैं कोई नहीं संकोच कह सकता हूं, उसमें महम का सबसे बड़ा हाथ है भाई। कैसे है? क्योंकि 91 में जब मैं चुनाव लड़ा था तो पहले तो दांगी साहब पे जो जिस प्रकार से यहाँ बैसी गांव में आया, जब लाश पड़ी थी, वो दिन मैं याद नहीं कराना चाहता। मेरे को तकलीफ थी उस टाइम, इतनी जाति हो रही है। तो खैर चुनाव आया 91 का, मेरे से राजीव गांधी जी ने पूछा। उससे पहले जब महम का हुआ तो एक बात बताना चाहता हूं कि आज कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी,
उस समय राजीव गांधी आए थे, इनके पिताजी, और राहुल गांधी साथ थे। उन्हें देखा मैम में क्या हुआ था। बात तो ठीक है। तो ये सब मालूम है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती। तो मैं तो ये कह रहा हूं भाई, 91 का चुनाव आया तो इस वास्ते मैं कह रहा हूं, उसमें सबसे बड़ी जीत महम हल्के ने दिवाई थी मेरी, और वही कारण जीत का बना था भाई, वही कारण जीत का बन गया। तो आज फिर वही मौका आ रहा है। आप में शक्ति है, बदलाव की शक्ति है आप में, वही समय आया है। अगर आप चाहते हो कि आपका भविष्य हो, उज्जवल हो, आगे जाए, तो भाई एक बात कह के जा रहा हूं मैं, ये चुनाव आएगा पहले पार्लियामेंट का, बाद में असेंबली का आएगा। असेंबली में जब बात बनेगी जब पार्लियामेंट में जीत जाओगे, समझेंगे नहीं, अपनी सरकार बनानी। तो एक बात कह के जा रहा हूं भाई, अभी कोई चर्चा थी यहां से, शायद दांगी साहब ने कहा हो कि महम की इज्जत जब रहेगी जब कलोई से भी ज्यादा वोटों से जिताओगे आप दीपेंद्र को, ये थी ना बात। तो भाई एक बात सुन लो, पिछली बार 19 के चुनाव में कलोई ने मेरे को, कलोई से मैं 70,000 वोटों से जीता था, पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा। तो भाई इनके महम अजीत दीपेंद्र को, यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार जो दीपेंद्र जी को कितनी वोटों से जिताओगे भाई तुम? 1 लाख से। तो 1 लाख से जीत जाओ, जिता दियो भाई यहां से। उसका 1 लाख से कैसे जीतेंगे? आप जब जीतोगे हर बूथ पर हर वोट पड़े और वोट की परसेंटेज 90% आएगी तो जीतोगे आप। वोट डालनी है आपने हर बूथ पे। तो एक बात सुन लो भाई, 1 लाख से यहां जिता दियो, फिर आगे जो है असेंबली चुनाव आएंगे। एक बात मैं कह के जा रहा हूं, पार्लियामेंट में 1 लाख से जिता दियो मैम, और भाई फिर विधानसभा में जिता दियो, तो हम क्या करेंगे भाई, थारी सरकार मैं बनवा दूंगा, ये बात पक्की। तुम मंजूर है, टक्कर लेने तैयार हो।